नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 13 अगस्त 2025। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था और पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं आप सभी साथी मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है ना साथियों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण सेशन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। उससे पहले आपसे ये जानना है कि साथियों आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी भारत की आज़ादी के समय, ठीक है, भारत के आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, क्वेश्चन ये था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका साथियों हो जाता क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली जो है ना, ये 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जिस वक्त भारत को आज़ादी मिली थी। देखिए, क्लेमेंट एटली 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे और 1945 से 1951 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, याद रखना। अगला क्वेश्चन था अमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी हैं, नहीं ये महिला खिलाड़ी हैं यार। देखिए, किस देश की खिलाड़ी हैं अमेलिया केर, तो इसका करेक्ट होता न्यूजीलैंड की, ठीक है। न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। मैंने ये अवार्ड एंड ऑनर्स वाला जो टॉपिक है उसमें कराया था कि अमेलिया केर को जो है ना साथियों 2024 में अभी आईसीसी में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड मिला है T20 इंटरनेशनल में, है ना। तो याद रखना अमेलिया केर जो है वो न्यूजीलैंड की हैं। देखिए, अमेलिया केर प्रतिष्ठित रासेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी पाने वाली पहली न्यूजीलैंड की क्रिकेटर बन गई हैं। साथ ही अमेलिसा को जो है ना आईसीसी ने साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड भी दिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो है कहाँ की है भाई, तो न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए दिन ब दिन और बेटर करने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ सभी साथी लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। देखिए, नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है Ctrl+R शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं। अब इसका तो कई जगह प्रयोग होता है। अगर MS वर्ड में पूछा था तो उसका एक अलग आंसर होगा, मैं आपको सारा ही बता देता हूँ। देखिए, Ctrl+R जो है ना, ये शॉर्टकट की का उपयोग आमतौर पर वेब ब्राउज़र में एक वेब पेज को रिलोड करने या रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, इंटरनेट में, वेब में, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर में Ctrl+R का उपयोग जो है टेक्स्ट को दाईं ओर राइट साइड में संरेखित करने के लिए किया जाता है। तो मुझे लगता है यही वाला ऑप्शन दिया था, टेक्स्ट को दाईं तरफ करने में, है ना, MS वर्ड में, यही आपका आंसर हो जाता। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन योजना का उद्देश्य क्या है। तो भाई ये जो योजना है साथियों दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन योजना, इसका उद्देश्य क्या है मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस दिए थे वो आपका करेक्ट होता। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विकास करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को कम करना है, ठीक है। साथ ही में दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन योजना, जिसे राष्ट्रीय रूर्बन मिशन भी कहा जाता है, इसका जो उद्देश्य है वो 300 से 500 गांवों के क्लस्टर में शहरी सुविधाएं प्रदान करना भी है। तो इसके अनुसार कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि टिक करना था, आप आसानी से कर सकते थे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक पूछे ही जा रहे हैं आपको, है ना। तो इससे अलग थोड़ा सा हट के आपको हो सके तो पूछ ले, इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते चलते हैं जहाँ ज़रूरत हो वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया होगा आप सभी ने, भागीरथी नदी पर, ठीक है। टिहरी बांध जो है ना साथियों ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखना, ठीक है, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व के निर्धारण के लिए आईने दहसाला प्रणाली का शुरुआत किसने किया था। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और दहसाला बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है आईने दहसाला, लेकिन दहसाला बंदोबस्त तो पढ़ाया है ना। तो इसको आसानी से कर सकते थे ना, टोडरमल, राजा टोडरमल ने। तो इसका आंसर आपका टोडरमल ही होता। देखिए, यह प्रणाली अकबर के साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों जैसे लाहौर से लेकर इलाहाबाद,
मालवा और गुजरात में भूराजस्व प्रणाली के रूप में प्रचलित थी। राजा टोडरमल वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रणाली की शुरुआत की और इसे साम्राज्य में लागू किया था। ठीक है, तो भाई करेक्ट आंसर इसका हो जाता राजा टोडरमल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आज का, 24 जनवरी 1919 को किसने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था? देखिए, तो 24 जनवरी 1919 को, ठीक है, मुंबई में सत्याग्रह सभा का जो आयोजन है ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने यानी महात्मा गांधी जी ने किया था। आपको बता दें, ये जो सत्याग्रह सभा है साथियों, यह सभा रॉलेट एक्ट के खिलाफ आयोजित की गई थी। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में ही भारत आया था, जिसे साथियों बिना वकील बिना दलीलों वाला कानून कहा गया है, क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी भी दोषी को जो है ना पकड़ के उस पर बिना मुकदमा चलाए जेल पर डाल दिया जाता था। ठीक है, तो इसी के खिलाफ जो है ये सत्याग्रह सभा का आयोजन 24 जनवरी 1919 को मुंबई में किया गया था। और इसका आयोजन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। देखिए क्वेश्चन था, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए सीटों का जो आरक्षण है ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भाई लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 330 हो जाता। मुझे उम्मीद है कि कोई साथी इसका आंसर गलत नहीं किए होंगे, सभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे। तो अनुच्छेद 330 जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आज भी जीएस का जो लेवल है साथियों वैसे ही है। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बाकी के जो 30 क्वेश्चन है उसमें से तो 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपको केवल करेंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। ठीक है, वो भी अच्छे लेवल के। उसके बाद के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो साथियों मॉडरेट टू हार्ड या हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई। आगे देखो, अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या उल्लेखित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यानी आर्टिकल 79 में क्या उल्लेखित है? तो यार मैंने आपको बताया है ना कि 79, 80 और 81 ये सभी संसद के गठन, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में है, तीनों अनुच्छेद है ना। तो देखो भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 जो है इसमें क्या उल्लेखित है? तो संसद के गठन से संबंधित है ये। तो इसका राइट आंसर संसद के गठन से हो जाता। देखिए ये जो आर्टिकल 79 है इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यसभा यानी उच्च सदन और लोकसभा यानी निचला सदन के रूप में जाना जाएगा। हालांकि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में और लोकसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 81 में बात की गई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ये क्वेश्चन देखो कितना हार्ड क्वेश्चन है यार, ये सिंपल क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, ये हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो, वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका गविष्टि हो जाता। क्या हो जाता? गविष्टि। क्या होता? गविष्टि, है ना। देखिए वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये जो शब्द है गविष्टि, इसका अर्थ है गायों की खोज या गायों के लिए युद्ध, है ना, होता था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2025 के अनुसार भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, ऐसा क्वेश्चन था। तो भाई IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2025 के अनुसार भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर है ये साथियों संशोधित करके अभी 6.4% तक कर दिया गया है, याद रखना। पहले ज़्यादा था लेकिन इसको पहले 6.7 रखा गया था, लेकिन संशोधित करके अभी 6.4 रहने का अनुमान जो है ये व्यक्त किया गया है। तो 6.4 अगर आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आप हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जो साथी लोग आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, कि 6.4 ऑप्शन में था या नहीं। साथियों वीडियो को आप लोग लाइक भी करते चलिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग में जोर डाला होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर दिए होंगे। ऑप्शन देख के ही आपको आंसर पता चल गया होगा, है ना। देखो क्वेश्चन था, 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में एक साथ क्या आयोजित किया गया था? तो भाई
सभी को पता है पहलगाम अभी जो हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, उसके बाद जो है ना केंद्र सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। ठीक है, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका करेक्ट आंसर होता। इसका उद्देश्य देश की आपातकालीन तैयारियों का आकलन करना और नागरिक सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये था कि कुमाऊनी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है। देखिए ये जो जनजाति है साथियों, कुमाऊनी जनजाति, ये उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है ना, उत्तराखंड में एक कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र, तो कुमाऊं क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, खास तौर पर कुमाऊनी। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाता। कुमाऊनी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट है, भारत में सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। वैसे अगर केवल पूछे ना कि किसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है तो प्लेटिनम उसका आंसर होता है। ठीक है, लेकिन अगर भारत में सफ़ेद सोना के नाम से पूछा जाता है कि भारत में, स्पेशली आपको भारत के बारे में, कि भारत में सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका कपास होता है। ठीक है, कपास इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। अगर ऑप्शन में आपको कपास दिया हुआ था तो करेक्ट होता, या प्लेटिनम अगर ऑप्शन में था तो वही आंसर हो जाता। ठीक है, अगर कपास ऑप्शन में नहीं था तो भारत में सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो साथियों कपास जो है भाई इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था भारत के दक्षिण पूर्वी तट को क्या कहा जाता है। तो देखिए भारत का जो दक्षिण पूर्वी तट है इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए भारत के दक्षिण पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। साथियों भारत के दक्षिण पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। देखिए यह तट मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है और बंगाल की खाड़ी से सटा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ऐसा क्वेश्चन था कि इसरो, LIC, BSNL और मारुति सुजुकी, इनमें से कौन सी निजी कंपनी है जो वर्ष 2000 में भारत आई थी। तो भाई देखिए इसमें से इन चारों में से केवल एक ही कंपनी है जिसका गठन 2000 को हुआ था और वह है BSNL। तो इस क्वेश्चन का 100% बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आपका BSNL हो जाता, क्योंकि ये सभी जो है ना ये 2000 के पहले की है भाई। ठीक है, चाहे मारुति सुजुकी हो, LIC हो, इसरो हो, सब 2000 के पहले का है। BSNL जो है ना भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर वर्ष 2000 को हुई थी। तो इसका यही आपका आंसर होगा ना, BSNL। 1 अक्टूबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो BSNL जो है भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक साथियों क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से कौन सा लक्षद्वीप समूह का द्वीप है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था, मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। अगर आप लोगों को ऑप्शन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखिए लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरब प्रायद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की जो राजकीय भाषा है वो साथियों मलयालम है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावरती है और लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। तो भाई कौन कौन से ऑप्शन थे, ऑप्शन के बिना इसका आंसर बताना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। ठीक है, और अभी 36 द्वीप का नाम भी आपको यहाँ नहीं बता सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल का नाम बदलने पर क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में किसी भी फाइल का अगर नाम बदलते हैं, जिसको हम रीनेम बोलते हैं, रीनेम, तो भाई रीनेम करने से क्या होता है, उसका नाम बदल जाता है और यह एक नया नाम कंप्यूटर में उस फाइल को पहचानने का नया तरीका बन जाता है। फाइल का नाम बदलने से, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि भाई फाइल का नाम बदलने से फाइल की सामग्री या कार्य क्षमता में कोई बदलाव नहीं होता है, यह केवल उसका लेवल बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा संविधान के किस भाग के तहत दिया गया है। तो भाई अभी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसको तो हटा दिया गया है। लेकिन और भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं भाई, भारत की जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, उनको विशेष दर्जा दिया गया है और ये भाग 21 के तहत दिया गया है, संविधान का भाग 21 के तहत, जो कि अनुच्छेद 371 से 371 के खंड जे तक है। ठीक है, 371 से 371 जे तक है, याद रखना। आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन था
2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना भारत में कहाँ की जाएगी? तो भाई 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश सरकार देश का पहला निजी 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगी। तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों, ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। आपको बता दें कल जो करेंट अफेयर्स का क्लास आपको प्रोवाइड कराए थे, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं, 105 क्वेश्चन है, वो वीडियो आप लोग अभी जाकर देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। और 2.0 में इंडेक्स वाला पूरा टॉपिक करा दिए थे कल, वहाँ पर देख लेना। आज एक नया टॉपिक करा देंगे वहाँ, और यहाँ भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा कोई एक टॉपिक को लेकर या मिक्स क्वेश्चन का, उसको जरूर देखना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।